नमस्कार दोस्तों। बीपीएससी टीआरई 4 जो लोग तैयारियां कर रहे हैं उन लोग के लिए मैं रेगुलर एक प्रैक्टिस सेट लेकर के आता हूं। आज का ये प्रैक्टिस सेट दूसरा प्रैक्टिस सेट है और आप सभी लाइव में अपना अपना आंसर कर सकते हैं। मैं क्लास थोड़ा फास्ट कराऊंगा, डायरेक्ट आंसर पर चलूंगा ताकि आपका समय बर्बाद नहीं हो। मेरे यहाँ दोस्तों आप सभी को पता होगा प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन का। एक सेकेंड दोस्तों, मेरे यहाँ प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन समाप्त हो चुका है। उसके बाद किरण समाप्त हो चुका है, अरिहंत समाप्त हो चुका है, दृष्टि पब्लिकेशन, 4 पब्लिकेशन मैं समाप्त कर दिया हूँ और चारों का मैं प्लेलिस्ट अलग अलग बना दिया हूँ ताकि आप लोग तैयारियाँ करें तो कोई भी दिक्कत नहीं हो वीडियो खोजने में। पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट और मेरा टारगेट है कि आपके एग्ज़ाम के पहले 100+ प्रैक्टिस सेट करा दूँ। तो चलिए, ये जो प्रैक्टिस सेट है वो अग्रवाल पब्लिकेशन का है और काफ़ी बेटर दोस्तों 5 ऑप्शन वाला बनाया है, एग्ज़ाम आधारित बनाया है कि आपका एग्ज़ाम किस पटरी पर चलता है, किस सिलेबस पर चलता है, उस आधारित बनाया है। चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले एक लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। और चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। चलिए, प्रथम प्रश्न है, यहाँ पे देखना है। प्रश्न कहता है कि बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सचिवालय में गोलीबारी की जो घटना हुई थी वह कब हुई थी? तो ये हुआ था 11 अगस्त 1942 ईस्वी को सचिवालय में ये घटना हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है कि सहजानंद सरस्वती द्वारा 1929 ईस्वी में बिहार प्रांतीय किसान सभा के लिए बनाई गई थी। क्या बनाई गई थी बिहार प्रांतीय किसान सभा के लिए, ये बताना है। तो मैं आपको बता दूं, जमींदार द्वारा गरीब किसानों के अभियोग अधिकार पर आक्रमण के विरोध में किसान की शिकायत के को प्रकाश में लाना। ठीक है, यही बनाया गया था। ठीक है, प्रांतीय किसान सभा क्यों बनाया गया था? इसलिए बनाया गया था क्योंकि जमींदार द्वारा गरीब किसान पर क्या होता था, अधिकारों पर आक्रमण के विरोध में किसानों के शिकायत का उसमें प्रकाश में लाया जाता था कि उस पर क्या शोषण हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, कहता है कि किसी राजा के काल में सारनाथ का शीर्ष स्तंभ पाया गया। किस राजा के काल में सारनाथ का शीर्ष स्तंभ पाया गया? ये आपका उत्तर हो जाएगा अशोक के समय में। ठीक है, आगे चलते हैं। उससे पहले मैं एक सूचना मैं देना चाहूँगा कि मेरे यहाँ रेगुलर 4:30 बजे लाइव क्लास चलता है। बीपीएससी जितने भी तैयारियाँ कर रहे हैं टीआरई का, उन लोग के लिए लाइव चलता है। और जीडी का क्लास चलता है दोस्तों, ग्रुप डिस्कशन। लेकिन इस ग्रुप डिस्कशन में मेरा 13 तारीख से लेकर 17 तारीख तक, है ना, मेरा ट्रेनिंग पड़ गया है। स्कूल का ट्रेनिंग पड़ता है प्रत्येक, आप जैसे कि आप लोग टीचर बनिएगा तो आप लोग का भी ट्रेनिंग पड़ेगा। तो इस ट्रेनिंग के बीच में मैं आप सभी को प्रैक्टिस सेट उपलब्ध करा रहा हूँ ताकि आप लोग भी का क्लास बंद नहीं हो, रेगुलर क्लास करें। चलिए, अगला प्रश्न है कि उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या है? तो दोस्तों उसका नाम है वज्जी। क्या नाम है? वज्जी नाम है। तो मैं आप लोग के लिए मैं हमेशा तत्पर रहता हूँ और आगे भी रहूँगा एग्ज़ाम तक। इसलिए मैं बोलता हूँ कि ये चैनल आपको काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होने वाला है टीआरई 4 के एग्ज़ाम के लिए। पद्म श्री रामचंद्र माझी डैश के लिए प्रसिद्ध है। रामचंद्र माझी हो जाएगा लोक नृत्य के लिए। क्या चीज़ के लिए? लोक नृत्य के लिए। नेक्स्ट है कि बिहार के पर्यटक स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? पर्यटक के बारे में कौन सा सही है? तो मैं बताऊं कि बिहार का करंडा कुंड भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित है, केवल ये सही है। ठीक है। एक काकोलत की जो बात किया है ये नवादा जिला में है दोस्तों। ठीक है, काकोलत जलप्रपात कहाँ है? नवादा जिला में है। और भीम बांध बिहार के मुंगेर जिला के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। ठीक है, जिसमें बोल रहा है कि कौन सा कथन सही है। एक सेकेंड में दोस्तों। तो दोस्तों ये जो प्रश्न है दोस्तों, थोड़ा सा मैंने देखा इस प्रश्न को, तो ये कूट है प्रश्न कि कौन कौन सही है। तो काकोलत बिहार राज्य का प्रसिद्ध झरना है जो नवादा जिला में, ये सही बात बोला। भीम बांध बिहार के मुंगेर जिला के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, ये भी बात सही है। बिहार का करंडा कुंड भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित है, ये भी बात सही है। और आगे क्या कहता है कि विरायतन एक जैन मंदिर का संग्रहालय है।
दोस्तों ये आश्रम है दोस्तों, संग्रहालय नहीं है, ये क्या है, आश्रम है। तो ये राजगीर में स्थित है। ये बात जो है वो गलत किया, तो मतलब जो सही है 1, 2 और 3 सही किया। आगे चलते हैं। आप सभी कोई मेरे से जुड़े रहिएगा और निश्चित तौर पर रेगुलर 4:30 बजे आइएगा। प्रैक्टिस सेट यहाँ चलता है और साथ साथ ग्रुप डिस्कशन लाइव चलता है। बिहार विधानसभा क्षेत्र के बैठक हेतु गण पूर्ति क्या है, मतलब कितना चाहिए गण पूर्ति। तो कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग, 10 सदस्य, इनमें से जो भी अधिक हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम 10वां भाग होना चाहिए गण पूर्ति के लिए। नेक्स्ट है कि मुखिया स्व हस्ताक्षरित आवेदन देकर के अपने पर परित्याग कर सकता है। तो बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत उसे अपना आवेदन किसको देना होगा। तो ये हो जाएगा आपका उत्तर क्या, जिला पंचायती राज पदाधिकारी को देना होगा। नेक्स्ट पर आते हैं। आप सभी को अभी तक लाइक नहीं किए हैं, कर दीजिए और क्लास को करते रहिए। प्रश्न है कि बिहार, सुनिएगा ध्यान से, बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा बिहार के नक्शे पर सर्वाधिक पूरब में है। तो बिहार के सबसे पूरब में आपको किशनगंज मिलता है। ठीक है, यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है, प्रश्न कहता है कि मौर्य प्रशासन के दौरान निम्नलिखित में किस प्रांत को कर्नाटक में सोने का केंद्र माना जाता था। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा सुवर्णगिरी। ठीक है, सुवर्णगिरी हो जाएगा आपका उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था उस व्यक्ति का क्या नाम है। तो उस व्यक्ति का नाम है ह्वेनसांग। उसका एक और नाम है जुआन जंग। ठीक है, जुआन जंग उसका नाम था, ह्वेनसांग बोला जाता है, प्रचलित नाम ह्वेनसांग है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा कृति मुगल भारत के इतिहास के संदर्भ में विचारण योग या संदर्भ योग नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा शाहनामा। ठीक है, शाहनामा के लेखक कौन है, फिरदौसी है। ठीक है, आगे चलते हैं। कहता है कि 1889 में, सुनिएगा ध्यान से, 1889 ईस्वी में, एक सेकेंड, हाँ 89 ईस्वी में मुक्ति मिशन की स्थापना की थी, जो उस युवा विधवाओं के लिए शरण स्थली थी जिन्हें उसके परिवार ने वियुक्त कर दिया था और उनके साथ दुर्व्यवहार करता था। तो इसका जो उत्तर चला जाएगा वो होगा पंडिता रामाबाई। क्या होगा, पंडिता रामाबाई आपका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट पर आते हैं। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। काफ़ी मज़ेदार मज़ेदार प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसने कोलकाता कोलकाता यूनिटेरियन सोसाइटी की सह-स्थापना की और ब्रह्म समाज का गठन किया। तो ब्रह्म समाज का जो गठन किए हैं वो हो जाएगा राजा राम मोहन राय। ठीक है, आगे चलते हैं। एक काफ़ी बेटर प्रैक्टिस सेट बनाया दोस्तों, पूरे सिलेबस आधारित है ना, पूरे 5 ऑप्शन के अनुसार। ये अग्रवाल पब्लिकेशन का है। ठीक है, और ये जो है मैं इसलिए मंगाया हूँ क्योंकि मेरे यहाँ प्लेटफॉर्म समाप्त है, किरण, अरिहंत, दृष्टि, ये सारे समाप्त है, दूसरा कोई बचा नहीं, इसीलिए मैं इसको नया मंगाया हूँ ताकि आप लोगों का प्रैक्टिस सेट चलते रहे। एनी बेसेंट ने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना, जिसके बाद उन्होंने डैश को सौंप दिया। तो ये हो जाएगा आपका उत्तर, मदन मोहन मालवीय को सौंप दिया। नेक्स्ट है कि अभिनव भारत, सुनिएगा ध्यान से, कहता क्या है कि अभिनव भारत समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया। अभिनव भारत जो स्थापना हुआ है विनय दामोदर सावरकर के द्वारा हुआ है। रॉलेट एक्ट डैश पारित किया गया, सभी को पता है 1919 ईस्वी को। मैडम भीखाजी कामा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को कब फहराया गया था। तो ये होगा आपका जर्मनी के स्टुटगार्ड में 1907 ईस्वी में फहराया गया था। ठीक है, निम्नलिखित में किस घटना को कलकत्ता हत्याकांड के रूप में जाना जाता है। तो ये आपका हो जाएगा कौन सा, सीधी कार्रवाई दिवस। ठीक है, 16 अगस्त 1946 ईस्वी को हुआ था सीधी कार्रवाई दिवस। नेक्स्ट है कि हरिजन के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की जो व्यवस्था, पृथक निर्वाचक मंडल व्यवस्था को डैश के तहत उनके सीटों के आरक्षण में बदल दिया गया था।
तो ये आपका उत्तर हो जाएगा पूना समझौता। ठीक है, क्या होगा? पूना समझौता हो जाएगा। नेक्स्ट है हिंदू पंचांग के अनुसार, सुनिएगा ध्यान से, हिंदू पंचांग के अनुसार गुड़ी पाड़वा चैत्र मास की किस तिथि को मनाया जाता है? तो चैत्र मास के प्रथम तिथि को मनाया जाता है गुड़ी पाड़वा। तो ऑप्शन के अनुसार करना है, चलिए ऑप्शन ले आते हैं आपके सामने। गुड़ी पाड़वा जो हो जाएगा प्रथम सप्ताह के दौरान, तो आप प्रथम कर लीजिए। नेक्स्ट है कि कंबाला, कंबाला कही जाने वाली वार्षिक भैंसा दौड़ जो एक उत्सव है किस भारतीय राज्य में मनाई जाती है? तो ये होगा कर्नाटक में। कहाँ पे? कर्नाटक में। निम्नलिखित, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में, एक सेकेंड मेरे दोस्तों, एक सेकेंड, चलिए निम्नलिखित में, ये तो हो गया दोस्तों, कौन सा था? कंबाला वार्षिक भैंसा दौड़, भैंसा दौड़ तो कर्नाटक में था, ठीक था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कहता है कि निम्नलिखित में कौन राजस्थान का एक पारंपरिक नृत्य नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा राजस्थान का घूमर है, कठपुतली है, लेकिन दुम्हल जो है ना राजस्थान का पारंपरिक लोक नृत्य नहीं है। ठीक है, दुम्हल जो है राजस्थान का नृत्य नहीं है, एक कश्मीर का है। पूछेगा कहाँ का है? तो जम्मू एंड कश्मीर का है दुम्हल। ठीक है, तो मैं सारे चीज़ को मैं करते चलूँगा, काफ़ी बेटर प्रैक्टिस सेट बनाया गया है। और जो लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, मैं आपको बताऊं कर लीजिए, क्योंकि TRE 4 में निश्चित तौर पर सफलता आपको मिलेगी मेरे यहाँ से। मेरा टारगेट 100+ प्रैक्टिस सेट का है, मैं इसे पूरा करके रहूँगा। भारतीय महाद्वीप का सबसे दक्षिणी छोर केप कोमोरिन निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? केप कोमोरिन कहाँ है, किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में है। कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। ठीक है, नेक्स्ट है कॉलम ए को कॉलम से मिलान करना है। केप कोमोरिन कहाँ हो गया? तमिलनाडु राज्य में है, याद रखिएगा। चलिए मैं इसका मिलान कर देता हूँ। अहमदाबाद का जो मिलान है आप करते हैं तो ये आपका हो जाएगा साबरमती से कीजिए। ठीक है, कोलकाता का मिलान करना है तो हुगली नदी एक है, वहाँ कर लीजिए। गुवाहाटी की मैं बात करूँ तो ब्रह्मपुत्र नदी है, नदियों के से करना है मिलान। और नासिक की मैं बात करूँ तो गोदावरी नदी से है। तो ये आपका मिलान रहा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है कि रेड सैंडर्स नामक स्थानीय वृक्ष प्रजाति इनमें से किस भारतीय भौतिक विभाजन तक सीमित है? तो ये आपका उत्तर हो जाएगा पूर्वी घाट। ठीक है, क्या होगा? पूर्वी घाट तक ही ये सीमित है। नेक्स्ट पढ़ाते हैं। मैंग्रोव वन के बारे में पूछा जा रहा है, और चलिए कर लेते हैं। मैंग्रोव वन कहाँ पनपते हैं? मैंग्रोव वन हो जाएगा तटीय क्षेत्रों में पनपते हैं। ठीक है, आगे चले। किसी प्रकार से भी कोई दिक्कत परेशानी अगर क्वेश्चन में आए कि लगे कि ये गलत बता रहे हैं तो कमेंट जरूर कीजिए, मैं उसका सुधार करूँगा। साथ साथ मैं कोशिश करता हूँ कि 100% आप सभी का प्रश्न जो है वो सही जाए। काली मिट्टी भारत के निम्नलिखित में से किस भाग में प्रचुरता से पाया जाता है? तो काली मिट्टी हो जाएगा दक्कन ट्रैप में। ठीक है, कहाँ पे? दक्कन ट्रैप में। स्वतंत्र भारत का पहला तेल क्षेत्र, सुनिएगा ध्यान से, स्वतंत्र भारत का पहला तेल क्षेत्र डैश में खोजा गया था? तो ये आपका उत्तर होगा असम। असम का डिगबोई जो है वह तेल क्षेत्र है, और इसका जो हुआ था 1901 ईस्वी में। एक सेकेंड, 1901 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रमुख नदी तंत्र समूह द्वारा भारत के उत्तरी मैदान का निर्माण हुआ है? तो भारत के उत्तरी मैदान का निर्माण जो हुआ है सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा हुआ है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को एशिया और यूरोप के बीच की सीमा मानी जाती है? एशिया यूरोप के बीच की जो सीमा है वह यूराल पर्वत को माना जाता है, जो एशिया और यूरोप के बीच का क्या है? सीमा बनाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सी विशेषता मरुस्थल से संबंधित है? तो ये आपका उत्तर हो जाएगा बरखान। बरखान जो है ये मरुस्थल से संबंधित है। ये क्या चीज़ है? तो राजस्थान के इलाकों में जहाँ पे बालू का इलाका है वहाँ पे हवा के द्वारा एक बालू का टीला बन जाता है इस प्रकार से, तो इसी को हम लोग कहते हैं बरखान। ठीक है, और ये अधिकांशतः मरुस्थल में होता है। नेक्स्ट पढ़ाते हैं
कि बड़े बांधों के निर्माण द्वारा नदी के प्राकृतिक प्रवाह को विनियमित करने से डैश अनुप्रवाह क्षेत्रों में कृषि प्रभावित होती है, ये बताना है। कहाँ पे कृषि प्रभावित होता है बड़े बांध के निर्माण से, तो ये आपका जो उत्तर हो जाएगा मानसून के दौरान भूजल के पुनर्भरण को रोकने से। ये आपका कूट हो सकता है, पहले देख लिया जाए, कूट तो है नहीं ना, कूट नहीं है। अब अगला ऑप्शन कहता है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन है कि जल आपूर्ति को कम करने, जल आपूर्ति कम होने के कारण जल के खारा होने से, ठीक है, बाढ़ से खनिज समृद्ध तलछट वार्षिक जमाव को अवरोध करने से। यही हो जाता है आपका उत्तर सबसे बेटर सी। नेक्स्ट है कि आर्कीपेलागो, ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कहता है आर्कीपेलेगो, है ना, आर्कीपेलेगो जो है क्या है, तो ये जो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा द्वीप का समूह, श्रृंखला और संघ या संग्रह है, ठीक है, आपका उत्तर चला जाएगा ए पर। नेक्स्ट है कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं, और प्रश्न एक पूछता है तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो तारे टिमटिमाते हैं प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ग्रह इसलिए नहीं टिमटिमाते हैं क्योंकि इनके पास अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, क्योंकि प्रकाश के विस्तारित स्रोत के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है। और ये जो है ग्रह जो है एक बड़ा स्रोत है, जिसके वजह से पता नहीं चल पाता है कि ये टिमटिमा रहे हैं या क्या है, और छोटा स्रोत जो होता है वही लगता है कि टिमटिमा रहा है, जैसे कि तारा लगता है छोटा है दूरी की वजह से। नेक्स्ट है कि डैश से हिम नदी बोले तो ग्लेशियर बनती है, तो ग्लेशियर जो बनता है वह बर्फ के जमाव से बनता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी अत्यधिक जहरीली, गंधहीन, स्वादहीन और रंगहीन है, तो ये आपका जो उत्तर हो जाएगा वह कार्बन मोनोऑक्साइड, जो जहरीला होता है, गंधहीन होता है, स्वादहीन होता है और रंगहीन होता है। नेक्स्ट है एक स्वपोषी पारिस्थितिकी तंत्र, एक स्वपोषी पारिस्थितिकी तंत्र से क्या अभिप्राय है, तो आपका जो उत्तर चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा उत्तर कि कार्बनिक द्रव पीढ़ी दर पीढ़ी लगभग स्थिर रहता है, आपका उत्तर सी पर चला जाएगा। नेक्स्ट है कि खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता और माध्यमिक उपभोक्ता के बीच अंतर क्या कहलाता है, प्राथमिक उपभोक्ता और माध्यमिक उपभोक्ता के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है, तो प्राथमिक उपभोक्ता को पौधे खाते हैं और अन्य उपभोक्ता माध्यमिक उपभोक्ता और पौधे और विघटित पदार्थ खाते हैं, तो ये आपका ए नंबर आपका सही चला जा रहा है। नेक्स्ट पर आते हैं, 70 नंबर प्रश्न है, कहता है नेक्स्ट प्रश्न है कि 1987 में यूनेप द्वारा किए गए समझौते का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा CFC के उत्पादन को 1986 के स्तर पर स्थिर करना, ठीक है। नेक्स्ट है कि सूखे पत्ते को जलाने की अनुमति नहीं दी जाती है क्योंकि यह कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है। सूखे पत्ते को जलाने की अनुमति क्यों नहीं दिया जाता है, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है, जो एक ग्रीन हाउस गैस है तथा इससे ग्लोबल वार्मिंग बोले तो भूमंडलीय तापन बढ़ता है। नेक्स्ट है क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसका उद्देश्य निम्नलिखित को कम करना है। क्योटो प्रोटोकॉल जो हो जाएगा, ये हो जाएगा ग्रीन हाउस, एक सेकेंड, हाँ, क्योटो प्रोटोकॉल हो जाएगा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, ठीक है, सबसे बेटर आपका उत्तर सी पर चला जाएगा। नेक्स्ट, गंगा नदी को संकटापन्न नदी कहे जाने का मुख्य कारण क्या है, मतलब संकटपन्न क्यों कहा जाता है गंगा नदी को, तो ये आपका उत्तर होगा जल जीवन में कमी हो रही है, ठीक है, आपका सबसे बेटर उत्तर बी पर जाएगा। भारतीय संविधान में कार्य की न्याय संगत एवं मनोचित दशाएं तथा प्रसूति सहायता सुनिश्चित करने के उपबंध को डैश के रूप में सम्मिलित किया गया है, तो ये आपका उत्तर यहाँ जाएगा। संविधान का अधिकार ये नहीं होगा, मौलिक अधिकार ये भी नहीं होगा,
यहाँ बोला जा रहा है कि मानव दशाएं एवं प्रसूति सहायता, ये जो हो जाएगा ऑप्शन। आगे चलते हैं ऑप्शन। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है। मानव की जो दशाएं हैं ये जो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। आपका उत्तर सी पर जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा दिल्ली। दिल्ली में पंचायती व्यवस्था नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के सदनों में अभिभाषण के और उन्हें संदेश भेजने के अधिकार को संबोधित है? बोले तो राष्ट्रपति अभिभाषण कर सकते हैं और किसी को संदेश भेज सकते हैं, बैठक बुला सकते हैं। तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 86 के तहत। सी पर ए पर आंसर जाएगा आपका। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का हस्तांतरण करने का अधिकार है। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का हस्तांतरण करने का अधिकार जो है वह भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास है। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा सरकारी विधेयक पेश कर सकता है? सरकारी विधेयक कौन पेश कर सकता है? ऑप्शन के अनुसार होगा आपका उत्तर संसद के किसी भी सदन में मंत्री के द्वारा सरकारी विधेयक पेश किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को किस केंद्र शासित प्रदेश तक बढ़ाने या उससे बाहर करने का अधिकार किसके पास होता है? तो किसी भी उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बढ़ा सकता है। तो ये अधिकार किसके पास है? तो हो जाएगा आपका कानून और संसद के पास है। कानून द्वारा संसद करता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित विषयों में से कौन सा एक सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो आपका उत्तर यहाँ पे दोनों सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार में भी आता है। बोले तो सुप्रीम कोर्ट के अधिकार में भी और हाई कोर्ट के। तो हो जाएगा मौलिक अधिकार के मध्य विवाद, ये दोनों के मध्य में आता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन भारत में केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित नहीं है? तो ये आपका उत्तर होगा कोठारी आयोग जो है केंद्र और राज्य के बीच में संबंधों से संबंधित नहीं है। कोठारी आयोग राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, जिसे कोठारी आयोग बोला गया था 1964 में ये आया था कोठारी आयोग। ठीक है, तो ये आपका नहीं होगा, नेगेटिव प्रश्न दे रहा है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार किसके पास है? आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करता है। ठीक है, आपका सी पर जाएगा। विधिक मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देने और विधिक स्वरूप के अन्य कर्तव्यों का पालन करने का कार्यकारी अधिकार किसके पास होता है? तो ये आपका हो जाएगा महाधिवक्ता के पास। नेक्स्ट है कि भारतीय प्रजातांत्रिक प्रणाली के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सा मताधिकार के संबंध में गलत है? कौन सा कथन इसमें गलत है ये बताना है। 18 वर्ष के ऊपर आयु का कोई भी नागरिक मत दे सकता है, ये बात सही है। मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है, ये बात गलत है। ठीक है, उसके बाद आपका है कि केवल मतदाता सूची में अनुसूचित व्यक्ति मत देने का अधिकार है। बोले तो जिनका मतदाता सूची में नाम है वही वोट डाल सकते हैं, ये बात सही है ना। तो इसमें दो सही, आपका एक गलत गया है। आपका मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति वोट देने का अधिकार है, वो बात गलत है। पागल व्यक्ति का वोटर आई कार्ड नहीं होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। होगा भी तो वोट नहीं डालेगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका, नेक्स्ट आपका हो गया प्रश्न। हाँ, ऑपरेशन ग्रीन डैश के लिए एक सरकारी योजना है। ऑपरेशन ग्रीन जो हो जाएगा वो हो जाएगा टॉप। बोले तो टॉप में आता है, टी से होगा टमाटो, ओ से हो गया ओनियन, पी से हो गया पोटैटो। बोले तो टमाटर, प्याज, आलू, है ना, फसलों की आपूर्ति स्थिरता। ऑपरेशन ग्रीन पूछेगा तो याद रखिएगा TOP। टी से हो गया टमाटो, ओ से ओनियन, पी से पोटैटो, आलू की आपूर्ति स्थिति। आपका सबसे बेटर उत्तर आपका 85 का बी पर जाएगा। नेक्स्ट है
वे श्रमिक जो अपनी आजीविका कमाने के लिए किसी उद्यम के मालिक हैं और उनका संचालन भी करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? मतलब कोई व्यक्ति मालिक भी है और उसका संचालन भी कर रहा है, ठीक है, आजीविका कमाने के लिए, तो उसको क्या कहेंगे? आते हैं प्रश्न को, आ गया सरकारी, हाँ 86 नंबर प्रश्न था। तो उस व्यक्ति को कहते हैं स्वनियोजित श्रमिक, ठीक है, स्वनियोजित श्रमिक कहते हैं, जो मालिक भी है उसका संचालन भी कर रहा है। निम्नलिखित में कौन सा कार्य एनबीएफसी द्वारा नहीं किया जा सकता है? तो ये हो जाएगा शेयर और अधिग्रहण। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा मानव विकास सूचकांक की गणना के लिए प्रयुक्त होने वाला एक मानक नहीं है? तो कौन सा एक मानक नहीं है? तो आपका उत्तर हो जाएगा रहने वाले क्षेत्र के आसपास का वातावरण। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा शहर भारत की सिलिकॉन वैली के रूप में उभरा है? बिहार का सिलिकॉन वैली आपको पूछता है और भारत का सिलिकॉन वैली के रूप में उभरा है, तो इसमें कोई भी उत्तर नहीं है। भारत का सिलिकॉन वैली जो है वो बंगलुरु है। और आप सभी को जवाब कमेंट में देना है कि बिहार का सिलिकॉन वैली किसको कहते हैं। कमेंट में आप सभी कोई जवाब दीजिएगा, लिखिएगा बिहार का सिलिकॉन वैली यह है, ऐसे लिखना है। निम्नलिखित में से कौन सी मूल इकाई नहीं है? तो आपका हो जाएगा रेडियन जो है ना, मूल इकाई नहीं है, कैंडेला है, मोल है। तो रेडियन क्या है? ये ठोस इकाई है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक इकाई वस्तु की स्थिति एक समान गतिशील स्थिति को बदलती है और बदलने का प्रयास करता है? उसको क्या कहते हैं? बल कहते हैं। किसी की भी स्थिति बदल सकता है बल। नेक्स्ट है कि एक बस में खड़े हुए यात्री के पीछे की दिशा में गिर जाते हैं जब स्थिर बस चलना शुरू करता है। तो यह कौन सा नियम का, मतलब कि बस पर आप बैठे हुए हैं, खड़ा है, एकाएक बस चल दिया, तो कौन सा नियम काम करता है वहाँ पे? तो न्यूटन का प्रथम नियम काम करता है, उसको जड़त्व का नियम कहते हैं। तो आप लोग ऑप्शन में जड़त्व का नियम करेंगे तो सही जाएगा, ठीक है। न्यूटन का प्रथम नियम या जड़त्व का नियम, प्रथम नियम से ही जड़त्व का नियम निकला है। नेक्स्ट है कि कुछ मशीनों में स्नेहा के रूप में तेल का प्रयोग करना क्यों उचित नहीं है? बताइए, कोई कोई मशीन में तेल का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता है स्नेहा के रूप में? कभी कभार मशीन के कुछ हिस्सों में तेल के रिसाव हो जाता है, जिससे कि कार्य प्रणाली बाधित हो जाता है, माने बाधा उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट है कि एक पेड़ के शाखा पर बैठा हुआ बंदर अचानक नीचे जमीन पर गिर पड़ता है, यह किस नियम का उदाहरण है? तो अचानक जब नीचे की ओर गिरेगा तो ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है, ठीक है, आपका उत्तर ए हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ाते हैं, निम्नलिखित में किस उपकरण में ऊर्जा संरक्षण का नियम और साथ साथ ये न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण के नियम भी हो सकता है। निम्नलिखित में किस उपकरण में आर्किमिडीज के सिद्धांत का प्रयोग होता है? आर्किमिडीज जो था ना, वो हो जाएगा किस उपकरण में पूछा है आर्किमिडीज का? तो हाइड्रोमीटर में, क्योंकि आर्किमिडीज जो था ना वो द्रव का दिया था, फ्लोटिंग लॉ दिया था, तैरने वाला। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं कि विद्युत जनित्र के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? जनित्र बोले तो जनरेटर के बारे में कौन सा सही है? ये हो जाएगा कूट दिया हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट पढ़ लेते हैं जनरेटर के बारे में कि कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ा करके प्रेरित धारा में वृद्धि कर सकते हैं, बात सही है। कुंडली की चाल बढ़ा करके प्रेरित धारा में वृद्धि की जा सकती है, ये भी ठीक है। पर प्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र में कमी करके वाह, ये जो है ना गलत लिख दिया, तो एक और दो आपका सही है। यदि धारा दोगुना और विभवांतर को आधा कर दिया जाए तो डैश होगा, क्या होगा? तो हो जाएगा प्रतिरोध 1/4 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, काफ़ी बेटर प्रश्न है। प्रश्न कहता है कि रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरे और ध्वनि की पिच इसके डैश पर निर्भर करता है। प्रश्न पूछा कि ध्वनि का पिच किस पर निर्भर करता है? तो फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? गलत, सेकेंड, हाँ, तो गलत कथन बताना है कि कौन सा कथन जो है वह गलत है। तो यहाँ 99 का जो उत्तर चला जाएगा वह
गलत हो जाएगा कि अधातुएं विद्युत ऋणात्मक प्रकृति की होती है जबकि धातुएं विद्युत धनात्मक की प्रकृति, सॉरी कूट है, तो ये बताना होगा आप कूट के अनुसार। तो यहाँ ऑप्शन कह रहा है कि अधातुएं विद्युत ऋणात्मक होता है, ठीक है, और जबकि धातुएं विद्युत धनात्मक की होती है, ठीक है। कूट के अनुसार बताना है कि गलत कथन कौन सा है, सॉरी। तो ये तो आपका सही है, अधातु जो होता है वह माइनस में होता है और धातु जो होता है प्लस होता है, सही है। और धातुओं के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति होता है, धातुओं के ऑक्साइड जो होता है अम्लीय प्रकृति के होते हैं और अधातु के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। अधातु का ऑक्साइड अम्लीय होता है, ये आपका ऑप्शन गलत बोला। अधातु का ऑक्साइड जो होता है ना वह अम्लीय होता है और धातु का ऑक्साइड क्षारीय होता है, ये बात गलत है। तो गलत कौन कौन हो गया, एक और है, धातु के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं और अधातु के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं, सही है। आपका बी नंबर आपका गलत जा रहा है। तो इस प्रैक्टिस सेट में आपका आंसर जो है ए दे करके गलती किया है, आप लोग इसको सुधार कीजिएगा और एक बार मिलान जरूर कीजिएगा, ये प्रश्न डाउट पर चल रहा है। मैं आपको बता देता हूँ पूरा कन्फर्म कि अधातु का जो ऑक्साइड होता है, ठीक है, अधातु का ऑक्साइड जो होता है वह अम्लीय होता है, एक बार आप लोग चेक कीजिएगा इसको, ठीक है। और धातु का ऑक्साइड ये जो होता है वह क्षारीय होता है, याद रखिएगा। एक बार इसको आप चेक कीजिएगा जो मैंने बताया, तो आंसर इसमें बाद में कीजिएगा, जो मैंने बताया वो सही है या गलत चेक कीजिएगा। ऊर्ध्वपातन क्या है, ऊर्ध्वपातन किसी पदार्थ के ठोस से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तन ऊर्ध्वपातन कहलाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा ऊर्ध्वपातन कर सकता है, अब बताइए कि ऊर्ध्वपातन किस में होता है, कौन कर सकता है। तो ये हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड हो जाएगा। निम्नलिखित में किसका प्रयोग सोने के विघटन के लिए किया जाता है। तो एक्वा रेजिया नाम है, सोने के विघटन के लिए किया जाता है, सोने को गलाने का काम करता है। तत्वों, अगला प्रश्न है कि तत्वों और उनके डैश के आधार पर वर्गीकृत किया था। तो तत्वों के डैश के आधार पर वर्गीकृत किया गया था। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं रासायनिक गुण धर्म के आधार पर वर्गीकृत किया गया था पहले, ठीक है। तो 103 का जो उत्तर चला जाएगा रासायनिक गुण के आधार पर, कहीं पे है ऑप्शन में तो आप उसको कर सकते हैं। तो विभिन्न भौतिक के साथ साथ विभिन्न रासायनिक गुण के आधार पर सबसे पहले तत्वों को वर्गीकृत किया गया। निम्नलिखित में कौन से कथन सही है, यहाँ पे कुट दिया हुआ है और जवाब बताने निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो चलिए मैं बता देता हूँ कि टिन लेड मिश्र धातु का उपयोग फ्यूज तार में किया जाता है, बात सही है। फ्यूज जो बनता है वह टीन का, शीशा का बनता होता है, ठीक है, ये ठीक है। दूसरा है कि फ्यूज विद्युत मय तार में जोड़ा जाता है, माने गर्म तार में जोड़ा जाता है, विद्युत मय बोले तो गर्म तार में, ये सही है। फ्यूज बनाने के लिए चयन पदार्थ का गलनांक ऊंच होता है, ये बात गलत है। गलनांक जो होता है ना निम्न होना चाहिए फ्यूज का। तो आपका उत्तर यहाँ चला जाएगा सी पर। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आपका कहता है, सुनिएगा ध्यान से, निम्नलिखित में कौन सी द्विबीजपत्री पौधे की विशेषता नहीं है। तो यहाँ जो हो जाएगा इन पौधे में तंतुमय जड़ें होती है, ये विशेषता नहीं होता है द्विबीजपत्री का, ठीक है। आगे चलते हैं कि उत्तक क्या होता है, उत्तक क्या होता है ये बताना है। तो उत्तक जो होता है क्या होता है डायरेक्ट मैं बता देता हूँ। ऊतक जो है वे कोशिका जो मूल रूप से समान होती है परंतु दिखने में और कार्य करने में भिन्न होती है। वे कोशिका जो मूल रूप से भिन्न होती है परंतु दिखने और कार्य करने में समान होती है। वे कोशिका जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में समान होती है। यहाँ ऊतक का जो आंसर है एक से अधिक है, ठीक है। तो वे मूल रूप से दिखने और कार्य करने में समान होती है, याद रखिएगा, मूल रूप से कार्य करने और दिखने में समान होती है, ये बात आपका क्या है, सही है, ठीक है। दूसरी बात कि उत्तक जो होता है वो तीन प्रकार का होता है, सरल उत्तक, जटिल उत्तक और
विभियोजक उदक होता है। ठीक है, तो ये उत्तक के बारे में पूछा है। नेक्स्ट है कि श्वसन की दर प्रकाश संश्लेषण की दर से अधिक होने से पौधे पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो पौधे पर प्रभाव पड़ेगा, उत्पादित भोजन की तुलना में अधिक भोजन और ऑक्सीकरण होगा, जिससे पोषण के अभाव में पौधा सूख जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे मिलान करना है 108 का। तो लाल गोभी का मिलान, चलिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा नीचे करके मिलान कर देता हूँ। लाल गोभी का आप मिलान करेंगे तो ये होगा घ्राण सूचक है, गोभी का, लाल गोभी का पत्ता। ठीक है, ये ठीक हो जाएगा। मैथिल ऑरेंज की मैं बात करूँ तो ये घ्राण सूचक नहीं, सॉरी, लाल गोभी का पत्ता जो हो जाएगा वो प्राकृतिक अम्लीय है। ठीक है, प्राकृतिक आम्ल एवं क्षार का सूचक हो सकता है। मैथिल ऑरेंज जो होगा वह घ्राण सूचक हो जाएगा। प्याज लौंग जो होगा वो आम्ल एवं क्षार सूचक होगा। यही है दोस्तों, सही सही 100% में मिलान कर दिया। जो भी आंसर बताऊंगा 100% सही बताऊंगा। इसके अलावा भी कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिए। भारत में सुपर कंप्यूटर जो पहले विकसित किया गया था उसका नाम बताइए। पहला जो विकसित हुआ है सुपर कंप्यूटर उसका नाम है परम 8000। ठीक है, परम 8000 याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि किसने ईमेल में @ जो होता है ना, आप लोग ईमेल बनाए हुईगा @ चीन चुना, तो @ जो चीना हुआ है वह रे टॉमलिंसन ने चुना हुआ है। नेक्स्ट है, प्रश्न कहता है स्थान जहां कंप्यूटर प्रोग्राम एवं डाटा संचारित करता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं स्टोरेज। जहाँ संचारित रहेगा उसको स्टोरेज कहेंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सी प्रथम महिला वकील है जो सीधे वकील संघ के सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश बनी? तो उत्तर होगा यहाँ पे इंदु मल्होत्रा। ठीक है, चलिए अगला है विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बताना है। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री सिमराव भंडार नायके। बोले तो आपका उत्तर ए पर जाएगा। नेक्स्ट है कि कहता है प्रश्न कि विश्व एड्स दिवस के रूप में किस तारीख को मनाया जाता है? तो इस ऑप्शन में तो है नहीं, आप सभी को पता है। विश्व एड्स दिवस पूछा है, 1 दिसंबर को मनाया जाता है। तो आप इनमें से कोई नहीं कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में किसी भी शहर या कुंभ मेला से संबंधित है? तो कुंभ मेला यहाँ हरिद्वार, प्रयाग, वाराणसी, ये शहर भी है वाराणसी, और उज्जैन, ये हो जाएगा कुंभ मेला से संबंधित है। अगला है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल, इसका मुख्यालय पूछेगा आपसे, इसका मुख्यालय कहाँ है एमनेस्टी इंटरनेशनल का? तो ये हो जाएगा मनीला में है, मानवाधिकार संगठन है। ठीक है, एमनेस्टी इंटरनेशनल। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है 17 और एक और बचेगा 18। 118 तक प्रत्येक सेट में आपको 31 से लेकर के 118 तक प्रश्न पूछता है। प्रश्न कहता है, सुनिएगा, कि क्वाड में कौन सा 4 देश समाविष्ट है? क्वाड में कौन कौन देश आते हैं? तो भारत आता है, यूएसए आता है, ऑस्ट्रेलिया और जापान आता है क्वाड में। इसको याद कर लेना है आप सभी। और आज का यह अंतिम प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन से भारत के राष्ट्रीय खेल दिवस के बारे में सही कथन है? तो खेल दिवस ही हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति इस दिन प्रभावित खिलाड़ियों को क्या करते हैं? सम्मानित करते हैं खेल दिवस के दिन। तो ये 29 अगस्त को मनाया जाता है खेल दिवस। तो ये भी सही है, एक कूट दिया हुआ है, तो आपका ए और बी आपका सही जा रहा है। और देख लेता हूँ मैं खेल दिवस के बारे में। 29 अगस्त को मनाया जाता है, मेजर ध्यानचंद इससे संबंधित है और राष्ट्रपति सम्मानित करते हैं। तो ये आपका उत्तर ए, बी और सी पर जा रहा है। 3 सही जा रहा है आपका। ठीक है, ए, बी और सी। तो आज का क्लास हम यहीं स्टॉप करेंगे। आप सभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कर लीजिए
और लाइक कर दीजिए। रेगुलर 4:30 बजे मेरे यहाँ आइए और TRE 4 की तैयारियाँ कीजिए अच्छे से। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। रेगुलर 4:30 बजे आप सभी आने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर और लाइक कर दीजिए।